ऑफेंस पढ़ा, किसके साथ हमने पढ़ा था? कन्फाइनमेंट है ना, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आज हमको पढ़ना है, सेक्शन 73 आई थिंक। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब एकांत परिरोध, जिसकी सामान्यतः कठोर कारावास में गिना जाता है। एकांत परिरोध को कठोर कारावास जो होता है उसी की श्रेणी में रखा जाता है। और प्रिया रीड करना है सेक्शन 73। यस मैम। Section 73, solitary confinement. Whenever any person is convicted of an offence for which under this code the court has power to sentence him to rigorous imprisonment, the court may by its sentence order that the offender shall be kept in solitary confinement for any portion or portions of the imprisonment to which he is sentenced, not exceeding 3 months in the whole, according to following scale, that is to say, a time not exceeding 1 month of the term of imprisonment shall not exceed 6 months, a time not exceeding 2 months if the term of imprisonment shall exceed 6 months, and shall not exceed 1 year, a time not exceeding 3 months if the term of imprisonment shall exceed 1 year. मतलब यहाँ पर क्योंकि सोलिटरी कन्फाइनमेंट या एकांत परिरोध की जो सजा है उसमें एक व्यक्ति को जो भी अक्यूज है उसे काल कोठरी की सजा भी बोला जाता है, मतलब आपको एकांत में रखा जाता है ना। अब अगर एक व्यक्ति को पूरी तरह से लंबे समय के लिए अगर हम उसे काल कोठरी की सजा देते हैं, जैसे मान लो किसी एक व्यक्ति को आपने पूरी दुनिया से काट दिया तकरीबन 1 मंथ के लिए, देन डेफिनेटली ये हो सकता है कि उसकी जो मानसिक स्थिति है उस पर उसका बुरा प्रभाव पड़े, और ये होगा ही डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग्स को सभी के बीच में रहने की आदत है। मतलब अगर आप अपने आप को दुनिया से काट लेते हैं पूरी तरह से तो डेफिनेटली इस चीज का ये फर्क पड़ेगा कि 1 महीना, 1 महीने से ज्यादा, 2 महीने, 3 महीने अगर हम किसी लोगों से दूर रहे तो डेफिनेटली हमारी मानसिक स्थिति गड़बड़ा जाएगी, मतलब हमारा जो मेंटल लेवल है डेफिनेटली डिस्टर्ब होगा, क्योंकि हम एक मनुष्य, एक सामाजिक प्राणी, और हमें समाज में रहना, लोगों के साथ रहना पसंद आता है। क्यों? लॉकडाउन का इकोनॉमिकली पार्ट पर ही नहीं, मतलब जैसे लास्ट 1 ईयर देखिए कोविड का जो स्थिति आया, क्या हुआ, सब लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, इन चीजों का हम लोगों में कैसे डिप्रेशन आता है कि अरे रिस्ट्रिक्शन है ना, कि हमें बंद के रहना। तो यहाँ अगर सामान्य लोगों को इस तरीके है, जबकि आप आपके घरों में हैं, देन जेल में अगर किसी व्यक्ति को पूरे समय के लिए एकांत में भी डाल दिया जाए तो भी उसकी मानसिक स्थिति पर गलत असर हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर जो टाइम दिया गया है वो क्या है कि अगर जो अवधि है, इंग्लिश में प्रॉपर आप लोग पढ़ें उसको देखिए, अवधि जो 3 माह से अगर कम की हो तो एक बार में 14 दिन है ना, और ऐसे 2 अनुक्रम में एकांत परिरोध 14 दिन के अंतराल होना, जब भी दिया जाए 14-14 दिन के लिए होगा और उसमें बीच में अंतराल होगा। यदि कारावास 15 दिन से कम अवधि का है तो वहां संपूर्ण सजा एकांत कारावास के रूप में नहीं दी जा सकती। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो उन्होंने डिफरेंस दिए कि a time not exceeding 1 month if the term of imprisonment shall not exceed 6 months, 6 महीने का है तो 1 महीने का आप देंगे, ठीक। a time not exceeding 2 months if the term of imprisonment shall exceed 6 months and shall not exceed 1 year, अगर 1 ईयर का है या 6 मंथ से ज्यादा का है तो 2 महीने। अब 2 महीने में भी कैसा है कि आप 14-14 दिन के अंतराल से देंगे, 14 दिन मतलब एक बार का जो लिमिट होगा वो 14 डेज होगा। ये इसलिए जरूरी है कि अगर एक बार में किसी व्यक्ति को एक साथ लंबे समय के लिए एकांत परिरोध में डाल दिया जाए तो उसका मानसिक स्थिति खराब हो सकती है। इसलिए यहाँ पर आपको ये जो टाइम पीरियड है इसका एक छोटा सा चार्ट बना लेंगे सभी लोग। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है और इसमें टाइमिंग्स ही पूछे जाते हैं, आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, हमेशा पूछा जाएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो वो होगा इसका टाइम। तो इसके लिए इसके टाइम्स को अच्छे से याद कर लेना, सेक्शन में प्रॉपरली ये बता दिया गया है। इसमें केस भी आप लिख लीजिए, चार्ल्स शोभराज वर्सेस केंद्रीय जेल के अधीक्षक।
जिसमें कि बंदियों को 8 से 11 महीने तक, लंबे समय तक उन लोगों को एकांत परिरोध में रखा गया था, जिसे कि आर्टिकल 21 का वायलेशन माना गया। 74 पढ़ेंगी प्रिया? विशाखा कोई भी पढ़िए। विशाखा। मैम एक बार 73 फिर से समझा दीजिए, समझ में नहीं आया ये टाइमिंग का। कौन बोल रहा है? मैम दिव्यानी। हाँ दिव्यानी, फिर से सुनो। देखो अब मैं एक बार हिंदी में प्रॉपर समझा रही हूँ, इंग्लिश में अच्छे से उसको पढ़ना, ठीक? एकांत परिरोध, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जब किसी व्यक्ति को कोई भी अपराध के लिए रिगोरियस मतलब कठोर दंड दिया जाता है, तो हम उसे एकांत परिरोध भी एकांत परिरोध भी दिया जा सकता है, ठीक? अब सबसे खास चीज कि जब न्यायालय उसे इस तरह का पनिशमेंट देता है तो किस तरह से दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अब अगर 6 महीने से अधिक का नहीं है, मान लीजिए उसे जो रिगोरियस पनिशमेंट दिया गया है, कठोर दंड दिया गया है, बस 6 महीने से ज्यादा का नहीं है, तो उस 6 महीने की जो अवधि है, जो टाइम पीरियड है, उसमें 1 मंथ से ज्यादा का नहीं होगा। पहली चीज, 6 मंथ के सामने लिखो डैश बना के 1 मंथ, फिर लिखो 6 to 1 ईयर लिखो, उसके सामने लिखो 2 मंथ्स, फिर लिखो मोर देन 1 ईयर्स, तो 3 मंथ्स, ठीक? ये सिंपल टाइम पीरियड हमें बता दिया गया है कि सिंपली टिल 6 मंथ, 1 मंथ से ज्यादा का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं होगा। फिर 6 महीने से ज्यादा है तो 2 महीने का, 1 साल से ज्यादा है तो 3 मंथ्स का। क्लियर? अभी इस सेंटेंस में हमें सिंपली सिर्फ इतना सा देखना है। पहली चीज, अब इसमें जो कंडीशन अप्लाइज है वो क्या है? सबसे पहले तो ये रिगोरियस होगा तो ही हम देंगे। सिंपल इम्प्रिजनमेंट अगर किसी को दिया गया है तो यह एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, फिर जो भी एक्यूज है उसकी जो पूरी अवधि है दंड की, उसमें एकांत परिरोध की कुल अवधि मिलाकर 3 माह से अधिक नहीं होगी। अगर मैंने कहा कि किसी को 3 साल का दंड दिया गया है और उसमें उसे उसका जो दंड है वो कठोर ही है, रिगोरियस ही है, तो अभी यहाँ पर दिव्यानी उसे मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना दिया जा सकता है, मुझे बताओ। सॉरी मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। अगर किसी को 3 इयर्स का पनिशमेंट रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, देन उसका मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा? मैम 3 मंथ्स। गुड, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है। ओके, सेक्शन 73 क्लियरली डिफाइन करता है कि 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक? अब क्योंकि हमने देख लिया कि भाई बाकी का जो टाइम पीरियड है हम देख ही चुके हैं, अब इसमें सबसे खास चीज इसके पीछे जो तर्क है वो क्या है कि अगर ज्यादा से ज्यादा किसी को इस तरीके से रोक कर रखा जाता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, तो उसकी मानसिक स्थिति पर गलत असर होता है। इसीलिए जब भी एकांत परिरोध दिया जाता है तो उसकी जो संपूर्ण अवधि के लिए नहीं दिया जा सकता, भले ही वह 14 दिनों की अवधि से अधिक क्यों ना हो। मतलब अब 74 जब आप पढ़ेंगी तो आपको इसमें और ये क्लियर होगा। देखिए, लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन एग्जीक्यूटिव, इसको पढ़ना दिव्यानी, तुम पढ़ो बेटा। मैम सेक्शन 74। हाँ 74। Limit of solitary confinement in executing a sentence of solitary confinement. Such confinement shall in no case exceed 14 days at a time, with intervals between the period of solitary confinement of not less duration than such periods. And when the imprisonment awarded shall exceed 3 months, the solitary confinement shall not exceed 7 days in any 1 month of the whole imprisonment awarded, with intervals between the periods of solitary confinement of not less duration than such periods. ओके, मतलब यहाँ पर हम क्लियरली हमें समझ आ गया कि मैक्सिमम ओवरऑल में 3 मंथ से ज्यादा का नहीं होगा। अब क्या 3 मंथ एक साथ दे दें?
अभी जैसे मैंने कहा कि 1 महीना भी अगर किसी को हम काल कोठरी में रखते हैं तो डेफिनेटली उसकी मानसिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ 73 ने तो हमें मेजर अमाउंट बताया टाइमिंग का। मेजर मीन्स सजा अगर 6 महीने से कम की है तो 1 मंथ, 6 से ज्यादा और 1 तक की है तो 2 मंथ्स, और 1 ईयर से ज्यादा है तो 3 मंथ्स। ओके, मतलब 73 ने हमें एक सिंपल इंटरप्रिटेशन दे दिया और एक एवरेज टाइम लिमिट बता दिया। ठीक, अब अगर हम बोले कि क्या ऐसे ही दे दिया जाएगा कि भाई अगर 1 साल से ज्यादा का है तो 3 महीने एक साथ? नहीं, यहाँ पर लिमिट है। लिमिट क्यों है? क्योंकि अगर इन लिमिट के अकॉर्डिंग वो नहीं दिया जाता है तो यहाँ पर वह उसकी पहली चीज तो कि बहुत रेयरेस्ट में केसेस में ही ये दिया जाएगा, क्योंकि कठोर कारावास है ना। अब कठोर भी है तो भी यहाँ लिमिट इसलिए जरूरी है कि अगर एक साथ हम किसी भी व्यक्ति को इस तरह का नहीं दे सकते। अभी लिमिट क्या है देखिए, यदि अभियुक्त के कारावास की अवधि 3 माह से अधिक हो तो 1 मास, 3 माह से अधिक है तो सबसे पहले 73 को देखो कितना हो रहा है, 1 मंथ। 1 मंथ में भी कितना होगा तो 1 मास में से 7 दिन से अधिक का एकांत परिरोध का दंड नहीं दिया जा सकेगा, फिर वह भी 7 दिनों के अंतराल से। अब यदि कारावास की अवधि 3 मास से कम है तो एक बार में 14 दिन का एकांत परिरोध दिया जाएगा, और इसमें भी परंतु दोनों ऐसे अनुक्रम में एकांत परिरोध में 14 दिन का अंतराल होना आवश्यक है। जैसे मैंने बोला 2 बार 14-14 दिन का दिया जाना है तो एक बार 14 दिन का दिया, फिर 14 दिन का गैप किया, फिर 14 दिन का अंतराल, 14 दिन का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया। वो भी कब? जब उसे 3 माह तक के से कम का है, मीन्स 2 महीने का है। ठीक है, अब यदि 15 दिन से कम अवधि का है तो हम क्या करेंगे, तब भी पूरी की पूरी सजा एक साथ नहीं दी जाएगी, क्योंकि 73 में ऑलरेडी बोल दिया गया है कि एकांत परिरोध के कुछ भाग पर ही जो आपका कठोर दंड है उसके कुछ भाग पर ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एप्लीकेबल होता है। मतलब यहाँ पर आपको ये समझना है कि एक साथ जैसे 1 महीने के लिए है तो एक साथ पूरा 1 मंथ का नहीं होगा, 7 दिन का होगा पहले, फिर अगर 2 मंथ्स का है तो 14 डेज की गैप होगी, और 14 डेज में भी 14 डेज के गैप के बीच में भी 14 डेज का गैप होगा, और 3 महीने से ज्यादा का भी है तो भी इस तरह के गैप के साथ ही दिया जाएगा। मतलब एक बार में 14 दिन से ज्यादा का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दिया जा सकता है, चाहे 73 वाले सेक्शन से एप्लीकेबल, 73 में जो चीजें दी गई हैं वो एप्लीकेबल होते हुए भी आपको उसमें लिमिट्स बनानी है। कंफ्यूजन यहाँ किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। 73 ने हमें बता दिया है कि 1 मंथ तक का दिया जाएगा, पर उस 1 मंथ में ओनली 7 डेज, और 2 मंथ्स में भी कितना, 14 डेज के अंतराल, मतलब यहाँ गैप के बगैर नहीं दिया जाएगा। वो इसलिए जरूरी है कि अगर ये गैप नहीं रखे जाएंगे तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर गलत असर होता है। क्लियर? यस मैम। इसमें एक केस का नाम लिखिए, सुनील बत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। मैम केस का नाम फिर से बोल दीजिए एक बार। सुनील बत्रा वर्सेस, सुनील बत्रा का केस आपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा है ना बेटा, सुनील बत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, जो कि Yes, ma'am. वीडियो के संबंध में उनके थे, तो ये उसके संबंध में भी था कि अगर कोई भी मामले उच्चतम न्यायालय में ये क्लियर कहा था कि 73 और 74 जो है इसमें ये बोला गया था कि भाई ये इलीगल मींस आर्टिकल 21 का वायलेशन करता है, देन यहाँ पर इसे वैध बताया गया था इस पर्टिकुलर सेक्शन में, इस पर्टिकुलर केस में, सॉरी, क्योंकि 73 पनिशमेंट दिया जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी उसका जो लिमिटेशन है वो ऑलरेडी इसी तरह से रखा गया है कि किसी के ऊपर इस तरह से उस पनिशमेंट का उसकी मानसिक स्थिति को कोई अफेक्ट ना करे। ठीक है, अब आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारा जनरल एक्सेप्शन वाला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, इसे प्रॉपर पढ़िएगा।
ध्यान से सुनिएगा, हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, जनरल एक्सेप्शंस, चैप्टर 4, बेस्ट और मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ आईपीसी। देखिए, अगर हम बोले, मैंने कहा कि मैंने क्राइम नहीं किया है, तो ये किसे प्रूव करना है? कुछ छोटी छोटी चीजें, लॉजिकल चीजें पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर मैंने ये कहा कि मेरे ऊपर किसी चीज के लिए चार्ज किया जाता है कि मैंने पर्टिकुलरली क्राइम किया है, आई सेड नो आई डिड नॉट, देन यहाँ मुझे एक होता है ना बर्डन ऑफ प्रूफ, आप लोग समझते हैं। कुछ चीजें कैसी हैं कि मेंस रे हमने पढ़ा कि भाई क्रिमिनल इंटेंशन होना बहुत जरूरी है, ठीक। फिर कुछ होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ होना बहुत जरूरी है, कि भाई जिसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है और उसने अगर ये प्रूफ कर दिया, जैसे मैंने कहा कि मैंने ट्रेन का टिकट खरीदा था पर मेरे पास से गुम हो गया, टीसी ने मुझे रोका और कहा कि नहीं आपके पास नहीं था, और मैंने ये प्रूफ कर दिया कि मेरे पास था। अभी मेरे पास नहीं था, इसका प्रूफ किसे करना है? बताओ। सामने वाले को। यस, है ना। मतलब यहाँ पर प्रथम दृष्टया ये माना जाता है, जनरली साधारण एक्सेप्शन पढ़ने के पहले एक जनरल थॉट्स हैं ये सारे के सारे लॉ में, और जनरल रूल्स रेगुलेशंस हैं। जैसे कि हम मैंने कई बार बोला भी है ना कि मान लीजिए पुलिस वाले के सामने किसी का मर्डर कर दिया, और इवन मजिस्ट्रेट के सामने किसी ने, भरी अदालत में किसी ने कोर्ट में गोली चला दी, तो क्या यहाँ उसी टाइम उस व्यक्ति को सीधे पनिश कर दिया जाएगा कि हाँ हाँ मजिस्ट्रेट के सामने ही हुआ है, अब तो किसी ट्रायल की जरूरत ही नहीं है, देन इसे फांसी पर चढ़ा दो या इसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो? क्या कभी ऐसा होता है? नो मैम। नो, वी हैव टू नो फॉलो मैम। प्रोसीजर, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सामान्यतः यह एक थॉट है कि व्यक्ति पर जब तक प्रूव ना हो जाए कि उसने क्राइम किया है, उसे निर्दोष माना जाता है, जब तक कि उसका किया हुआ कृत्य साबित ना हो जाए। मीन्स यहाँ पर अगर हम ये चाहते हैं कि हमने कोई क्राइम किया है या नहीं किया है, अब जनरल एक्सेप्शंस हम पढ़ने से पहले ये समझ लें कि कई बार ये होता है कि जो आईपीसी में जनरल एक्सेप्शंस दिए गए हैं, इनके लिए एक तरफ तो आप सेफ साइड हैं कि हाँ, क्योंकि जनरल एक्सेप्शंस दिए जाने के कारण व्यक्ति अगर सच में किसी ने क्राइम नहीं किया है तो वो बच सकता है। मतलब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के हाथ गोली चल गई, गलती से गोली चली है, बाय मिस्टेक हुआ है, और बाय मिस्टेक होने के कारण किसी की डेथ हो गई, अभी उसके ऊपर ये ब्लेम किया गया कि नहीं उसने तो जानबूझकर मारा है, अभी एनी हाउ ही हैज टू प्रूव। मींस मैंने बोला कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? अब उसके ऊपर है। अब अगर उसका वो एक्ट किस में आता है? बाय मिस्टेक अगर हुआ है तो गलती से, बाय एक्सीडेंटली अगर कोई चीज हो जाती है तो जनरल एक्सेप्शन में आता है। अब अगर वो ये चाहता है कि उसे जनरल एक्सेप्शन के तहत छूट दी जाए कि उसने यह जो काम किया है वो बाय मिस्टेक हो गया, गलती से हो गया, उसका कोई इंटेंशन नहीं था, देन ही हैज टू प्रूव इट। ओके, मींस यहाँ जनरल एक्सेप्शन एक तरफ तो एक्यूज्ड को बचाने के लिए, मींस सॉरी विक्टिम को, विक्टिम मींस जैसे मैं हूं, मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया और मेरे ऊपर कोई गलत चीजों के लिए आरोप लगा है, और अगर मेरा कोई एक्ट ऐसा है जो जनरल एक्सेप्शन में आता है तो मैं चाहूंगी कि मुझे उसका बेनिफिट मिले। या कई बार ये भी होता है कि इन जनरल एक्सेप्शंस का गलत फायदा उठाकर जानबूझकर किसी एक्ट को इस तरह से शो किया जाता है कि वो जनरल एक्सेप्शन में चला गया है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर ये जो सेक्शंस हैं ये एक तरह से हमारा जो आपराधिक दायित्व है उससे मुक्ति भी दिला सकता है, और समटाइम्स किसी किसी के लिए फेवरेबल भी हो जाता है अगर इन्वेस्टिगेशन उतना स्ट्रांग नहीं है तो, है ना। जैसे कि नशे में किसी ने कोई अपराध किया, अभी नशा खुद से करना क्राइम है पर आपको जबरदस्ती किसी ने पिला दिया है, और उसके बाद आपने कोई क्राइम किया है, तो अभी यहाँ पर कहीं किसी पार्ट पर आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा,
है ना। तो यहाँ अगर आप गलत हैं और फिर भी आपने बेनिफिट ले लिया तो डेफिनेटली यहाँ पर आपने इस पर्टिकुलर इन सेक्शंस का मिसयूज किया है। तो यहाँ आपराधिक दायित्वों की मुक्ति के संबंध में ये होते हैं जहां पर कि किसी व्यक्ति ने कुछ किया है बट वो उसके लिए लाइबल नहीं है क्योंकि उसने उस इंटेंशन से नहीं किया है या फिर उसका एक्ट जनरल एक्सेप्शन साधारण अपवाद में आता है। कुछ स्पेसिफिक है, देखिए जैसे पहला ही हमारा मैम यस मैम अगर सेल्फ डिफेंस में हमने किसी का मर्डर किया है तो वो भी जनरल एक्सेप्शन में आएगा? किसमें किसमें? मैम सेल्फ डिफेंस में अगर हमने कुछ किया है तो? हाँ जनरल बिल्कुल आएगा, पर उसके लिए हम उन सारे सेक्शंस में जो आपका पर्टिकुलर सेक्शन है उस सेक्शन में कुछ पर्टिकुलर नॉर्म्स बता दिए गए हैं, मतलब एक सीक्वेंस है कि क्या आपको ये डर था कि वो आपको मार डालेगा, क्या आपको ये डर था कि वो आपका रेप करेगा, क्या आपको ये डर था कि वो आप पे ग्रीवियस अटैक करेगा या हर्ट करेगा। यहाँ पर अभी वो सेक्शन हम पढ़ेंगे बेटा, है ना। 9900 है जो आपका जनरल एक्सेप्शंस वाले हैं, जिसमें कि हमें किसी व्यक्ति की हत्या तक करने का भी राइट दिया गया है। पर वो कब है, देखिए व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। इवन प्रॉपर्टी के लिए भी सेम है, प्रॉपर्टी के लिए भी इस तरह से एक्ट 103 में किया जा सकता है, पर उसके लिए कंडीशंस हैं और उन कंडीशंस के बाद ही एप्लीकेबल होगा। मैंने कहा ना कि कई बार क्या होता है, ये जो जनरल एक्सेप्शंस हैं एक तरह तो बहुत अच्छे भी हैं, एक तरह से देखा जाए तो गलत भी हैं। अगर आपने सच में कोई व्यक्ति इनका बेनिफिट लेना चाहते हो और सच में कोई क्राइम नहीं किया, इट्स ओके फाइन, बट कई बार उस घटना को इस तरह से चेंज कर दिया जाता है कि चीजें इनका इवन फेवर उन्हें कई बार मिल जाता है। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं, है ना। जनरल एक्सेप्शन वाला पार्ट मैंने कहा कोई भी क्लास मिस ना करे और आप लोग प्रॉपर इन चीजों को ध्यान में दें, क्योंकि यहाँ पर ये जो पार्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। प्लस हमें पता चलता है कि नहीं, यहाँ पर अपराध के लिए वाकई में ये चीजें होनी चाहिए, अगर ये नहीं है देन इट इज नॉट क्राइम। होता है ना, जैसे सबसे पहला सेक्शन आप देखो, एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। नथिंग इज, कोई रीड करेगा? Nothing is an offense which is done by a person who is or who by reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it. देखिए विधि द्वारा आबद्ध है कोई व्यक्ति, एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड, कोई व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। अब कोई बात अपराध नहीं है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से सिंपली समझ लीजिएगा। देखिए a soldier fires on a mob by the order of his superior officer in conformity with the commands of the law, A is committed no offense। क्या किया यहाँ, ऑफेंस किया है क्या किसी भी तरह से उसने? नहीं। इवन जब कोई ऑफिसर किसी भी एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस बीइंग ऑर्डर्ड बाय दैट कोर्ट टू अरेस्ट Y and after due inquiry believing Z to be Y arrest Z, A has committed no offense। क्या होता है, विधि किसी भी तरह की गलतियां इवन बाय मिस्टेक कभी ऐसा होता है कि सद्भाव, एक वर्ड हम लोगों ने पढ़े थे, अब वो सारे वर्ड्स आपको यहाँ रिकॉल होंगे। जैसे मैंने कहा कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। पुलिस वाले को यह अधिकार है कि वो किसी को अरेस्ट कर सकता है, इज नॉट डूइंग एनी ऑफेंस। मैं सामान्य रूप से किसी को रस्सी पकड़ के लेकर आऊंगी और कमरे में बंद कर दूंगी, डेफिनेटली आई एम डूइंग ऑफेंस, है ना। फिर विधि द्वारा आबद्ध है मतलब क्या हुआ, उस व्यक्ति को यह अधिकार है विधि द्वारा आबद्ध हो या तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण, सद्भावना पूर्वक ये विश्वास करता है कि उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध किया गया है। एक एग्जांपल और इसे समझिएगा, मान लीजिए ए नाम का कांस्टेबल है, उसे नहीं पता है कि उसे डिसमिस कर दिया गया है और उसके ऑर्डर निकल चुके हैं,
अभी उसे डिसमिसल का ऑर्डर नहीं पता या निलंबन का आदेश हो चुका है, उसे नहीं पता, वो अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है या कोई ऐसा एक्ट करता है जो उस पर्टिकुलर टाइम में उसे नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके ऑर्डर निकल चुके हैं बट ही डजंट नो। अब अगर उसे नहीं पता है और वो काम करता है तो इसे मिस्टेक ऑफ एक्ट कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ही डजंट नो कि उस तरह के ऑर्डर्स उसके लिए निकल चुके हैं। या बाय मिस्टेक, जबकि उसे पता है कि वो ये काम कर सकता है और वो ये काम करता है, बट बाय मिस्टेक वो चीजें ऐसी होती है कि उसे नहीं करना चाहिए था, इवन तब भी उस व्यक्ति के लिए यह नहीं माना जाएगा कि उसने कोई क्राइम किया है। जैसे सोल्जर्स होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, जिनको कि जैसे कि पुलिस वाले को ही अधिकार है, पुलिस ऑफिसर्स को ही अधिकार होता है कि वो किसी को हथकड़ी पहनाकर जेल में बंद करें, है ना, लॉकअप में रखें। क्या सामान्य व्यक्ति इस तरह का अधिकार है सामान्य व्यक्ति को? नहीं। पर बाय मिस्टेक भी अगर कोई ऐसा गलत एक्ट हो जाता है, बट ही इज डूइंग इन विथ गुड फेथ, यहाँ पर एक वर्ड बार बार मैंने कहा था, मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीविंग हिमसेल्फ, उसे ऐसे लग रहा है कि वो जो कर रहा है इट इज राइट, और उस बिलीव के साथ वह व्यक्ति अगर वो कार्य करता है, देन ये नहीं माना जाएगा कि उसने कोई गलत काम किया है या कोई ऑफेंस किया है। क्लियर? किसी को डाउट है इसमें? है तो अभी के अभी पूछ लो। किसी को डाउट होने चाहिए? डाउट तो नो मैम। मतलब क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। एक चीज होती है इसमें क्लियरली बोला गया है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, एक वर्ड यूज किया गया है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स का मतलब होता है, और क्लियरली ये भी बोला गया है कि यहाँ पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स है एंड नॉट बाय मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स का मतलब ये होता है कि जानबूझकर आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं पर फिर भी गलती से हो गया। जैसे कि एक जैसे इसमें कई सारे केस हैं, आप एक केस लिखिए, कन्हैया लाल गोवाला वर्सेस साम्राज्य। ये केस सर्च करके पढ़ना काफी बड़ा है और बहुत अच्छा है। कई बार होता है ना, हम गलत चीजें कर जाते हैं। हमें जैसे ए नाम का व्यक्ति है, आप ए की जगह बी को किसी ने गिरफ्तार कर लिया, अभी क्या हुआ है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स हुआ कि आप गलत एक्ट कर गए, गलत एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड। आप विधि द्वारा सही व्यक्ति हैं, सही काम कर रहे हैं, पर बाय मिस्टेक आप गलत कर जाते हैं, बट आपको ऐसा लगता है कि आप सही कर रहे हैं। उस टाइम पर अगर इस तरह का कोई एक्ट किया गया है तो वो ये माना जाएगा कि वो एक्ट किस तरह का है, जनरल एक्सेप्शन में आता है और उस व्यक्ति ने कोई क्राइम नहीं किया है। इसमें और केसेस के नाम लिखना। पश्चिम बंगाल, स्टेट ऑफ पश्चिम बंगाल वर्सेस एक मिनट का स्क्रीन शेयर नहीं लिखा। स्टेट ऑफ बंगाल वर्सेस शिवमंगल सिंह। एक अंधेरी रात, देखिए इस केस में क्या हुआ था, एक अंधेरी रात में पुलिस दल अपनी गश्त लगा रहा था। उस गश्त पर किसी ने हमला किया और उस हमले से बचने के लिए सहायक पुलिस कमिश्नर घायल, उस हमले में सहायक पुलिस कमिश्नर घायल हो गए और डिप्टी पुलिस कमिश्नर के आदेश पर पुलिस दल ने गोली चला दी, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब इस मामले में जो किया गया है, जो न्यायालय ने निर्णय दिया गया, वो क्या था कि पुलिस दल ने जो काम किया वो सही किया। भाई अगर आपके ऊपर इस तरह का अटैक किया गया है और उसमें अगर गोली चलाई गई है और उसमें किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो यहाँ पर वह कार्य किस कैटेगरी में आता है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि यहाँ पर उसे 76 में प्रोटेक्शन दिया गया। मतलब यहाँ कई बार ऐसा होता है कि आप गलती से कोई गलत चीजें हो जाएं, पर उस गलत को करने के पीछे आपका इंटेंशन गलत नहीं है, तब इस तरह के एक्ट जब किए जाते हैं तो उसमें आपको 76 का बेनिफिट मिल जाता है।
अब एक वर्ड है मिस्टेक ऑफ लॉ। ये क्या होती है, किसी को पता है इसके बारे में? और पता है तो मुझे बताएं प्लीज। मोनिका? मिस्टेक ऑफ लॉ। मैम किसी सेक्शंस के प्रति बताना कि ये गलत है। उसकी कोई और? मैं अगर ये कहूँ कि मैंने किसी के यहाँ पर चोरी की और मैंने ऐसे कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था चोरी करना एक क्राइम है, मुझे विधि का ज्ञान नहीं था, क्या हम इस चीज को का बेनिफिट ले सकते हैं कि हमें विधि का ज्ञान नहीं है? क्या कोई इस चीज का बेनिफिट ले सकता है कि सामान्य व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, की भाई आईपीसी क्या होता है मुझे नहीं पता, इसलिए आईपीसी में जितने भी सेक्शंस दिए गए हैं आई डोंट नो अबाउट देम और मेरे ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं होती क्योंकि मुझे तो विधि के बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए मैंने अगर कोई एक्ट किया भी है जो कि विधि का उल्लंघन माना जा रहा है तो उसे विधि की भूल के संबंध में माफ कर दिया जाए। इज इट पॉसिबल? एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो इन चीजों का बेनिफिट लेना चाहता है, तो क्या ये संभव है? नो मैम। नो। क्यों नहीं है? क्योंकि सामान्य तौर पर सामान्य व्यक्तियों से मींस आम पब्लिक से यह अपेक्षा की जाती है कि जो नियम आपके देश में चल रहे हैं, जो विधि आपके देश में चल रही है, उसका ज्ञान सभी व्यक्तियों को है। और इसी कारण से अगर ये चीज न मानी जाए, ये माना जाए कि भाई हो सकता है कोई बहुत दूर दराज का गांव है जहाँ के लोग सामान्य लोगों से मिलते नहीं है, मिले जुले नहीं है, तो उन लोगों को कैसे पता होगा कि हमारे यहाँ विधि क्या होगी, तो उनको इन चीजों से छूट दे दी जाए, तो ये नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि इस तरह की चीजें अगर की जाने लगी तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी लॉ के लिए ये बोल देगा कि वो नहीं जानता है कि विधि क्या है। तो विधि के संबंध में अगर कोई भूल की जाती है तो ये नहीं माना जाए। कोई व्यक्ति दूसरी शादी करता है एक पत्नी के होते हुए और ये बोल दे कि मुझे नहीं पता था कि दूसरी शादी करना क्राइम है, तो क्या उसे उस अपराध से मुक्ति मिल जाएगी? और अगर इस तरह की मुक्तियां दी जाने लगी तो फिर हमारे लॉ का स्टेबिलिटी बचेगा क्या, सर्टेनिटी रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा याद रखिए 76 इन दो चीजों पर बेस्ड है, एक है मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स और एक मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट कंसीडर्ड, उसे मान्य नहीं किया जाता है। पर हाँ, बाय मिस्टेक अगर कोई चीज की जाती है, जैसे मैं हवा में मैंने पिस्टल चलाई और वो गोली किसी को जाकर लग गई, तो यहाँ पर मैं हवा में अगर हवाई फायर करती हूँ और फिर भी वो गोली किसी को जाकर लगी, तो यहाँ मेरा न तो इंटेंशन था, न मैं किसी को मारना चाहती थी, न ही मैंने उस तरह से प्लान किया था। इवन मैंने उचित सावधानी भी रखी थी, तब भी अगर किसी को लग जाती है तो यहाँ पर इस तरह की चीजें एप्लीकेबल नहीं होती। इवन एक्सीडेंट और बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी जिसमें आपको इस तरह के एग्जांपल्स देखने सुनने को मिलेंगे। बट हाँ, 76 स्पेशली डिपेंड करता है या बेस्ड है मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स पर, कि कब कोई बाउंड पर्सन इस तरह का कोई एक्ट करता है और अगर उसे लगता है कि वह जो भी कार्य कर रहा है वह प्रॉपर है, सही है, तो उसे उसके लिए पनिश नहीं किया जाएगा। ठीक है, 77 भी देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है ये, तो आपको ऐसे ही याद रहेगा। एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशरी, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशरी in the exercise of any power which is or which is good faith he believes to be given to him by law। क्या समझ में आया इससे? क्या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कि न्यायिक कार्य कर रहा है या न्यायाधीश है, क्या वह गलत है? न्यायाधीश को अधिकार है कि वह किसी को इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट दे सकता है, फांसी की सजा सुना सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। देन क्योंकि इस तरह का उन्हें अधिकार दिया गया है तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि जब कोई न्यायाधीश न्यायिक कार्य करते हुए इस तरह का कोई एक्ट करता है इट इज नॉट क्राइम। क्यों? क्योंकि ही हैज राइट टू डू दैट।